हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इंग्लिश का सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3-4 चैप्टर पढ़ चुका है। ये इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो इसलिए आप लोग कृपया इसको अच्छे से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है नाउन एंड केसेस। ठीक है, नाउन एंड केसेस टोटल सब्जेक्टिव हमारा हो गया हुआ है। अब हम उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस है कॉमन एरर का। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। फ्रेंड्स, अगर आपने पढ़ा है वो हम लोगों ने जो अभी तक नाउन एंड केसेस का जितना ये रूल्स पढ़े हैं, उसको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इसमें कहाँ पर एरर है, इसको आप अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये उसी रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो आप लोग सब देख लीजिए इसमें किस पार्ट में एरर है। चलिए ठीक है, अब बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके मीनिंग को समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। तो ये बोल रहा है, यू नो इट वेल, मतलब तुम इसे अच्छी तरीके से जानते हो, दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, कि तुम्हारा ज़िंदगी में सफलता वो मेरे एडवाइस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, बट ऑन समबडी एल्स, लेकिन किसी दूसरे पर है। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग बता रहा है। बट फ्रेंड्स, अगर हम इसको गौर से देखें तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है कि यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट समबडी एल्स। तो इसको आप देखेंगे तो इसका मतलब ये बता रहा है कि तुम्हारा सफल होना लाइफ में वो मेरे एडवाइस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे पर करता है। तो आप सोचिए, किसी दूसरे पर या किसी दूसरे के एडवाइस पे डिपेंड करेगा? मेरे एडवाइस पे नहीं करता है, किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, तो किसी दूसरे के एडवाइस पे होगा ना, किसी दूसरे पर तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वही इस पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। डी में यहाँ होना चाहिए समबडी एल्सेज एडवाइस, मतलब किसी दूसरे के एडवाइस। तो यहाँ पर हम लोग उसको केवल एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो इसी से ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एडवाइस लिखते हैं ADVI, ये एडवाइस, तो यहाँ पे ये एडवाइस जो होता है वो क्या होता है, मतलब हम लोग उसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, ये एल्सेज का मतलब ही हो जाता है क्या, कि समबडी एल्सेज एडवाइस, सो दैट हम लोग एडवाइस को नहीं लिखते हैं, ये केवल अंडरस्टूड रहता है। तो फ्रेंड समझ गए हमारा किस पार्ट में एरर है, डी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ समबडी एल्स ना होकर के समबडी एल्सेज होगा। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे पर नहीं डिपेंड है, बल्कि किसी दूसरे के एडवाइस पे डिपेंड है। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेज, कि उसने किसी एक मिनिस्टर के आवास पे गया, एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, और वहाँ सारी रात ठहरा। ठीक है, ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। देखिए आप इसमें कहाँ पे एरर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिनिस्टर्स रेसिडेंसेज नहीं होगा। ठीक है, द रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन हो, ठीक है, एक यह नाउन है और एक यह नाउन है, दो नाउन हो, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंस्ट्रक्शन में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेज ना होकर के रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा इस पार्ट में क्या है, गलत है। सॉरी, इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। ये कौन है, ए है, बी है,
ये सी है, ये अपना डी है और ये ई है, ठीक है। तो ये पार्ट सी में एरर है। यहाँ पर क्या होगा, मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस के बदले ये रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर होगा, राइट। तो इस पार्ट में क्या है, एरर है। समझ में आया। वन ऑफ नाउन प्लस नाउन का कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ ना हो करके ऑफ का यूज़ होगा, ठीक है, रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर होगा, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, थर्ड। इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं पार्ट में, ए बी सी डी एंड दिस इज वन इज ई। ओके, सेंटेंस क्या है देख लीजिए। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। बोल रहा है कि बिल्डिंग का जो छत है उसको मरम्मत करने की ज़रूरत है, अन्यथा यह क्या होगा, गिर जाएगा और जिसके कारण बहुत से लोगों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप रूल्स को रिकॉल कीजिए। देखिए सबसे पहले ही मैंने बताया था कि केसेस में हम लोग जो है पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है किसके लिए होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये होता है नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, बिल्डिंग्स रूफ है। बिल्डिंग क्या है, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्ट हमारा गलत है, इसके जगह पे रूफ ऑफ बिल्डिंग यूज करेंगे, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट में एरर है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और भी है, ये देखिए पर्सन्स डेथ है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा हुआ है। ये भी चीज़ मैंने बताया था। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पर्सन्स प्लूरल है, ठीक है, और इसका एंडिंग एस है, ठीक है। तो प्लूरल नंबर का अगर हमें केस बनाना है, पॉजेसिव केस उसका डिनोट कराना है, तो ओनली लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रोफी, वो कॉमा जो होता है ऊपर, उसका यूज़ करते हैं ओनली, ठीक है। उसके बाद एस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एस का यूज़ है, क्लियर। तो इसमें हमारे ये पार्ट ए में क्या है, एरर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, ठीक है। देखिए ये हमारा ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है, दिस वन इज डी एंड लास्ट ई, ठीक है। तो देखिए आप एक बार में इसको देखिए, सेंटेंस को बताइए किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस। एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है, तो उनके पोजीशन को बताने के लिए हम लोग लास्ट वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन्स एंड मैरिज हाउस, ठीक है। जॉन्स एंड मैरिज हाउस, और यहाँ पर ये कपल भी है, मतलब दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। तो ये जॉन्स एंड मैरिज यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे केवल लास्ट वाले नाउन पे ये एपोस्ट्रोफी होगा, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, ठीक है। चूँकि ये जॉन एंड मैरी क्या है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है, तो ऐसे केस में हम लोग लास्ट वाले नाउन पे क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल मैरिज में होगा, जॉन में नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये बी पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। समझ में आया। आइए अब देखते हैं फिफ्थ। अ टन्स वेट इज टू हेवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, ठीक है। अ टन्स वेट मतलब 1 टन वजन बहुत भारी होता है किसी के लिए अपने सर पे ढोना, इसका यह मीनिंग हुआ, ठीक है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें आ रहा है ये क्या, टन्स वेट, ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। क्योंकि हम लोग ऐसा वेट टाइम वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, सेंटेंस सही है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये ए है, बी है, सी डी एंड लास्ट ई, तो ये हमारा नो एरर होगा, पार्ट ई होगा, ठीक है। चूँकि हम लोग
स्पेशल केसेस में ये यूज होता है, ठीक है, वेट, टाइम, डिस्टेंस वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले ये देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, ठीक है, मैंने उसे देर रात में बाहर जाने से मना किया बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। क्यों? क्योंकि सिटी में जो सिचुएशन था, स्थिति था, वो काफ़ी टेंस था। मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेंस सिचुएशन बोलते हैं, डरावना, जो काफ़ी कुछ दंगे वगैरह हो जाता है तो स्थिति काफ़ी भयावह हो जाती है, वही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें नो एरर है, चूँकि आई स्टॉप यहाँ पर ये अगर एरर बनता तो यहाँ पे क्या होता, हिम होता, तब ये एरर होता, ठीक है। चूँकि मैंने उसे मना किया, बदल अगर हिम रहता तो इसका मीनिंग हो जाता मैंने उसे मना किया, बट यहाँ पे हिज है, इसका मतलब यह हो जाता है कि उसका जाना, उसके जाने को मैंने मना किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हिम एंड हिज में डिफरेंस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, ये सही है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, ठीक है। सबसे पहले इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी डी एंड द लास्ट इज ए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस समझते हैं क्या बोल रहा है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, मतलब तुम्हारा बोलने का जो टोन है और साथ साथ तुम्हारे दोस्त का इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, जो वास्तव में काफ़ी क्या है, उपहासात्मक है। उपहासात्मक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, उस तरीके का है। येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, हालांकि फिर भी हम लोग इसको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट में अगर देखें, योर टोन ऑफ स्पीकिंग मतलब तुम्हारे बोलने का टोन, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ तुम्हारे दोस्तों की, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों के टोन की बात हो रही है, ना कि दोस्तों की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों के बोलने के टोन की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे उसका जो बोलने का टोन है वो उसके दोस्तों के बोलने के टोन की बात हो रही है, उससे कंपेयर हो रहा है, ना कि उसके दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसलिए एज वेल एज योर फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, मतलब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त के बोलने का जो टोन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस होगा और पार्ट बी में एरर होगा, ठीक है। चूँकि तुम्हारा बोलने का टोन और तुम्हारे दोस्त के बोलने का टोन, ना कि तुम्हारे दोस्त का, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन इस पार्ट में गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री, वो देश के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने का क्या करती है, डिंग हाँकती है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये डिंग हाँकती है कि हमारे देश में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी क्या है, इम्प्रूव किया हुआ है। क्योंकि वो मिनिस्टर है तो वो अपने मिनिस्ट्री का तो बुराई नहीं करेगी, ठीक है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आप बताइए कि यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन, तो पोजीशन बताने का काम दो चीज़ करता है, एक एपोस्ट्रोफी एस और एक ऑफ, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें दोनों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑफ का भी और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का भी, ठीक है। तो
देखेंगे किस पार्ट में एरर है भाई, ऑफ आएगा या एपोस्ट्रोफी एस आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तो नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री ये नॉर्मली एक सब नॉन लिविंग की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑफ रहने देंगे हम लोग, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट डी में एरर है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये ओनली यहाँ पे ऑफ होगा। मतलब द फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मतलब ऑफ द कंट्री कहने का मतलब ही हो जा रहा है क्या, कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। एक सेंटेंस में एक ही काम के लिए दो दो चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, 9th क्या बोल रहा है। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है, ठीक है। देख लिए, देखिए एज वी आर टोल्ड, जैसा हम लोगों से कहा गया कि यह आइडिया मिसेस गांधी का यह आइडिया वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, वर्तमान के भारत की जो स्थिति है इसके अनुसार मिसेस गांधी का आइडिया जो था वो काफ़ी क्या था, वैलिड, अच्छा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है जैसा कि ऊपर था 8th क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर भी ऑफ का इस्तेमाल है और एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल है सेम चीज़ में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे और ये आइडिया ऑफ यहाँ पे रहने देंगे, मतलब मिसेस गांधी का आइडिया, ठीक है। यहाँ डबल डबल ये यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, पार्ट बी में एरर है, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये है द टीचर सेड टू अस दैट वन ought टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल, ठीक है। मतलब शिक्षक ने कहा कि किसी को, मतलब एक व्यक्ति को अपना गोल अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करना चाहिए, ठीक है, टीचर ने कहा। तो आइए फ्रेंड्स अब आप बताइए कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। ये है पार्ट ए, बी, सी, दिस वन इज डी एंड लास्ट इज ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द टीचर सेड टू अस दैट वन ought टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल, नहीं होगा यहाँ पे, वंस गोल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अटेन वन गोल मतलब क्या, एक गोल प्राप्त करना, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी का गोल प्राप्त करना, कोई व्यक्ति अगर अपना गोल ये किया हुआ है कि उसका गोल को पाना है, ठीक है, तो उसको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके गोल की, ना कि एक आदमी एक गोल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा और हमारा पार्ट डी में क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सून एज पॉसिबल। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये पार्ट ए है, बी है, यहाँ पे सी है, ये डी है और ये लास्ट ई है, ठीक है। बताइए किस पार्ट में एरर है यहाँ पे, क्वेश्चन देख लीजिए ठीक से। इस क्वेश्चन को देखने से आपको एक चीज़ याद आ रहा है, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि यदि सेंटेंस में दो कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तो हम लोग लास्ट वाले नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें सन और लॉ दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया हुआ है। हम एक सेंटेंस के अंदर दो दो एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट में एरर होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे
इस पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इससे रिलेटेड क्लास को अगर नहीं अटेंड किए हों तो उसको प्लीज़ वॉच कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी उसी रूल से बेस्ड हैं। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस में, या मैं तो बोलूँगा कि नाउन एंड केसेस का जितने भी क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस काइंडली डू वॉच दैट वीडियो एंड बेनिफिट योरसेल्फ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी देखिए और बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। आइए सबसे पहले हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बोल रहा है आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर, मतलब मैं तुम्हारे गरीबों की मदद करने को क्या करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब ये करना, अप्रिशिएट मतलब क्या, उसको उत्साहित करना। ठीक है, हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो कि क्या है, काफ़ी इग्नोर्ड है, मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देता और समाज से बिल्कुल कटा हुआ सेक्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये चीज़ आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर ये नहीं होगा, बल्कि आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर होगा। ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे गरीब लोगों की मदद करने को क्या कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ना कि तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे गरीब लोगों की मदद करने की जो प्रवृत्ति है उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका सेंस यह होगा यहाँ पे, ना कि तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे योर होगा, ना कि यू होगा। सो दैट गाइज इसमें पार्ट ए में क्या है, एरर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ आगे और भी क्वेश्चंस। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A friend of my wife came to me yesterday and asked me for some money. ठीक है, इसके कहने का सेंस है कि मेरे वाइफ की एक दोस्त मेरे पास कल आई और मुझसे कुछ पैसे मांगे। राइट, तो आप बताइए जल्दी जल्दी इसमें किस पार्ट में एरर होगा। ये है ए बी सी डी एंड द लास्ट वन इज ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, मतलब मेरे दोस्त की एक, मेरे वाइफ की एक दोस्त। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस होगा। ठीक है, चूँकि नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन जब हो तो लास्ट नाउन अगर कोई खास व्यक्ति हो, ठीक है, तो उस पर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये एक रूल है, नाउन प्लस ओ प्लस नाउन। ठीक है, ये अगर कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, और लास्ट वाला नाउन अगर कोई खास व्यक्ति हो, तब हम लोग इस लास्ट वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही इस कंस्ट्रक्शन में है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, मतलब मेरे वाइफ की एक दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी में एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस होगा। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है तो ये एक पल लगेगा कि ये सही है, बट क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ कहने का मतलब क्या होगा, मेरे दोस्त की, मेरे वाइफ की एक दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर वाइफ्स कहने का मतलब क्या होगा कि वाइफ का एक दोस्त। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी माइन्यूट है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 14, ही सजेस्टेड टू मी, ये पार्ट ए है, बी है, सी डी
और ये ई, ठीक है। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स, ठीक है। मतलब उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे नर्सरी जाना चाहिए, ठीक है, और कुछ गर्मी वाले सुंदर सुंदर फूल लेके आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये समर्स फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये समर्स फ्लावर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विंटर के कोई ये सीजन जो होता है, ठीक है, उसके नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ओनली समर फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स एंड देयर बाई शो हिज अटैचमेंट टू इट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से और बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। देखिए एवरीबडी शुड बी केयरफुल मतलब सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए, टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड, क्या करने के लिए, सोसाइटी की डिमांड को पूरा करने के लिए, एंड देयर बाय शो हिज अटैचमेंट टू इट, और इस तरीके से वह अपने समाज के प्रति जुड़ाव को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सोसाइटीज डिमांड है, ठीक है, मतलब सोसाइटी का डिमांड ऐसा यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट जो होगा वो क्या है, सही है, मतलब ये सेंटेंस भी क्या है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये सोसाइटीज डिमांड हार्ट्स कंटेंट ऐसा जो है ना यूज होता है, ठीक है, इसलिए ये सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू Delhi tonight as I wanted him to deal with one of my major problems, ठीक है। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी देखिए और बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या बता रहा है। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली, मतलब मैंने उसके दिल्ली जाने को क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विद वन ऑफ माय मेजर प्रॉब्लम्स, आज रात को चूँकि मैं चाहता था कि वो मेरे बहुत बड़े बड़े समस्याओं को क्या करे, सॉल्व करे, ठीक है, उससे डील करे। देखिए ये जो है वर्ड गोइंग ये जिरंड है, ठीक है, और इस जिरंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा, ठीक है, ये हिम के बदले हिज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा ये पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he told her that he had ever seen her with his mind's eye, ठीक है, ये पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। he told her मतलब उसने उससे कहा कि he had ever seen her with his mind's eye, मतलब उसने उसको हमेशा से अपनी माइंड के आई से देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस सही है, क्योंकि माइंड्स आई हार्ट्स कंटेंट वगैरह ये सब वर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट भी क्या है, सही है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखिए और बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। सॉरी आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ बताने का एक वे है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं
इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, मतलब भारत और चाइना का प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति क्लियरली इंडिकेट करता है कि दोनों देश जो है वो बहुत सारे समस्याओं को क्या करेंगे, बहुत सारे समस्याओं को झेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन नहीं होकर के इंडियाज एंड चाइनाज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस आएगा। क्यों? क्योंकि भारत का और चाइना का प्रेजेंट कंडीशन हम लोग बता रहे हैं, ना कि भारत और चाइना का बता रहे हैं। ठीक है, दोनों ये काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारत का कंडीशन ना कि भारत कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये पार्ट क्या है, गलत है, यानी कि पार्ट ए में गलत होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 20 तक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट ऑट टू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप देखिए और वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है। दिस बिल्डिंग्स डेकोरेशन, मतलब इस बिल्डिंग का डेकोरेशन इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट ऑट टू बी। इस बिल्डिंग का डेकोरेशन इतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पार्ट ए में एरर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना होगा बल्कि द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स का यूज होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स। ठीक है, चूँकि हम लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी ऑफ का यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है बिल्डिंग्स, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स पार्ट ए में क्या होगा, एरर होगा। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। आइए सबसे पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। ठीक है, ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मतलब वह उस साइंटिस्ट का नाम भी नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था। कौन किया था आपको पता है? न्यूटन। राइट, मुझे भी पता है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट डी में एरर होगा, लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ना होगा, जबकि क्या होगा यहाँ पे, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन है, तो नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन में लास्ट वाले नाउन पे क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के नियमों की बात हो रही है। ठीक है, अर्थ के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस करते हैं, सन्स रेज भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट डी में क्या है, एरर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ बोल रखे थे कि 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि बोर्ड खाली है तो क्यों ना 2-4 क्वेश्चन और देख लिया जाए। ठीक है, तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें कोई घाटा नहीं होगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, यह है, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स में फेल। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, फेल हो सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी इसका बता दीजिए कि किस पार्ट में एरर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन टू दिस क्वेश्चन पेपर, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में के दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, नॉर्मली क्वेश्चंस होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में दिए मेनी क्वेश्चंस की बात हो रही है, ना कि इस क्वेश्चंस का कुछ बात हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस पार्ट में एरर होगा। ठीक है,
आइए देखते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस हाउ बट इट इज़ द पीएम हु इज़ इंडीड पावरफुल। आपको भी पता है हमारे लिए राष्ट्रपति क्या है तो सबसे ऊपर, बट उनके पास पावर क्या है, सबसे ज़्यादा भी है, लेकिन एक्चुअल काफ़ी कम है, क्योंकि सभी पावर क्या होता है, पीएम के पास होता है। ठीक है, वही ये सेंटेंस बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वो क्या है, लिमिटलेस है, अथाह है, बट इट इज़ द पीएम हु इज़ इंडीड पावरफुल। ये क्या है, पीएम है जो वास्तव में क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखिए इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज मतलब भारत के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति सीधा होगा, जबकि हम लोग भारत के राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, इसलिए ये पार्ट ए में क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मेनी अ मैन्स लाइफ इज इन अ डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफगार्ड अस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जल्दी जल्दी देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको 4 पार्ट में ही रहने देते हैं, एक नहीं दिया गया तो। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो खतरे में है। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफगार्ड अस, अगर सरकार जो है हमें सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्टेप नहीं लेती है तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी क्या हो जाएगी, खतरे में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, मैंस लाइफ का यूज होता है। ठीक है, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए मैंस लाइफ का यूज यहाँ पे सही होगा, इसलिए इस डी पार्ट में एरर है, मतलब नो एरर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ द कमेटी। बोल रहा है कि किसी का भी क्लेम परमानेंट मेंबर के लिए, क्लब के परमानेंट मेंबर के लिए क्या है, वैलिड नहीं है, किसकी नज़रों में, तो कमेटी की नज़रों में। नोबडीज का यूज होता है, नोबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति का क्लेम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये पार्ट क्या होगा, सही होगा, और बाकी किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें भी नो एरर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्लास की क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियोज़, बिकॉज मैंने भी एसएससी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो आपको एक संपूर्ण तरीके से किस तरह से तैयारी अच्छा हो सकता है इंग्लिश में, उसको मैं उस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सो दैट कृपया इसको देखें और अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स हो, उसके बीच इसको क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरा भी उत्साह बनेगा कि मैं और भी वीडियोस जल्दी जल्दी डालूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।